मुहिम में भाई जरा देख के चलो जारी है IBN 7 की एक खास मुहिम है, खास आपके लिए रोड सेफ्टी से जुड़ी हुई ये मुहिम है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप अपनों को खोएं। रोड सेफ्टी बहुत जरूरी है और इसका सबसे पहला पॉइंट यही है कि आप खुद की जिम्मेदारी को समझें। इसके अलावा और बहुत से इशू हैं, बहुत से पहलू हैं इसके जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। और ब्रेक पर जाने से पहले आलोक मित्तल हमारे साथ थे, कमिश्नर ऑफ पुलिस गुड़गांव, जिनसे हम चर्चा कर रहे थे। उसका एक रिएक्शन मैं लेना चाहूंगी। मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त जुड़ गए हैं अमित अग्रवाल, ये वॉलंटियर हैं रोड सेफ्टी। अमित, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि आलोक जी ने ये जो बात कही कि भाई आप, इसमें मेरा भी सवाल यही था कि कोई भी अगर लेकर जाता है, कोई आम आदमी अगर किसी पीड़ित को वहां पर अस्पताल लेके जाता है तो अक्सर उसके मन में ये होता है कि कानूनी पेचीदगी में उसको उलझाया जाएगा और इसी वजह से आजकल लोग वॉलंटियर नहीं करते। आपके साथ कभी इस तरह की बातचीत आई, क्योंकि आप रोड सेफ्टी वॉलंटियर हैं? मैं काफी टाइम रोड पे बिताता हूं, तो कई बार ऐसी सिचुएशन आई है कि कोई एक्सीडेंट हुआ, मैं खुद उस चीज को अवॉइड करता हूं कि मैं उस जो हादसे में जख्मी है उसको उठा के हॉस्पिटल लेके जाऊं, क्योंकि हमारे पास वो अवेयरनेस ही नहीं है कि हॉस्पिटल में कोई ऐसे चेंजेस हुए हैं कि हमसे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा जी। तो हमारा जो अब तक का रिएक्शन हमने देखा है कि जब भी हम हॉस्पिटल में किसी को लेके जाएंगे हमसे हजारों सवाल पूछे जाएंगे, पुलिस आएगी, पुलिस वेरिफिकेशन होगी, तो उन चीजों में ना उलझते हुए हम लोग इस चीज को अवॉइड करते हैं। एज अ सिटीजन डेफिनेटली पीपल डू नॉट डू दिस। एक ऐसा इंसिडेंट था जब मेरे साथ एक कांस्टेबल भी था एक इंसिडेंट में, तो हम लोग रुक गए लेकिन कांस्टेबल भाग के गया एंड ही हेल्प देम आउट। तो एज अ सिटीजन आई विल श्योरली अवॉइड दीज इंसिडेंट्स, क्योंकि इस तरह की कानूनी पेचीदगियों में फंसना पड़ता है। हमारे साथ डॉक्टर अजय पवार भी जुड़ गए हैं, डॉक्टर रोहित बलूजा भी हमारे साथ हैं। आप दोनों से हम बात करेंगे, लेकिन डॉक्टर पवार मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आप अस्पताल में रहते हैं, अक्सर इस तरह की सिचुएशंस आपके सामने भी आई होंगी। किस तरह का रोल रहता है डॉक्टर्स का और क्या करना चाहिए ऐसे में? ज्यादातर तो ऐसे देखा गया कि जैसे कोई इंजर्ड पर्सन हॉस्पिटल में आता है तो उसको जो इमरजेंसी ट्रीटमेंट है, जो लाइफ सेविंग चीजें, वो विदाउट गिविंग सम मनी और उसके कर दी जाती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। हॉस्पिटल का इमरजेंसी में इस तरह की ड्रग्स रहती हैं कि पेशेंट की लाइफ बचाई जा सके। और जहां तक उसका कांटेक्ट का सवाल है, पेशेंट के पास रिलेटिव का कांटेक्ट नंबर मिल जाता है, 1-2 घंटे बाद वो यूजुअली आ ही जाते हैं, तो लाइफ के बारे में कोई दिक्कत नहीं। लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट दे आर सपोज टू डू। पेशेंट्स को क्या कभी कभी दिक्कतें होती हैं, या फिर वो लोग जो उनको लेकर आए हैं? डॉक्टर बलूजा, मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये जो पूरी बातचीत जिसमें हम बात कर रहे थे, आलोक मित्तल ने भी अपना रिएक्शन यहां पर दिया था। जनरली पुलिस का सपोर्ट पॉजिटिव कभी भी नहीं रहता, और एक चीज बहुत जरूरी है इस वक्त और बताने की, हमारे जो विक्टिम्स हैं या जो फैमिलीज हैं, उनको केस रजिस्टर कराना बहुत आवश्यक है। अस्पताल में ले जाना और वहां केस रजिस्टर कराना। दिल्ली में हमारे आंकड़े हैं कि दिन में 4 लोग 5 लोग मरते हैं और कम से कम 25-30 सीरियस इंजरीज होती हैं। लेकिन अगर आप केवल एक एम्स ट्रॉमा सेंटर में जाइए तो वहां पे 125 दिन की सीरियस इंजरीज एक ही ट्रॉमा सेंटर में होती हैं, और ऐसे कई ट्रॉमा सेंटर्स हैं। वही जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि काफी कम है। डॉक्टर हर्षवर्धन से बातचीत कर रहे थे। जैसे कि भारतीय हमारे जो आंकड़े हैं कि 5-5.5 लाख सीरियस इंजरीज होती हैं, लेकिन गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो कमेटी है जिसमें हम भी मेंबर थे, हमारा अंदाजा है कि 26 लाख लोग घायल होते हैं। और क्योंकि हमें डर होता है, दहशत होता है पुलिस का, और पुलिस भी चाहती है कि भाई केस न रजिस्टर हों, जिससे कि कम से कम उनके आंकड़े भी, उनके जो स्टेटिस्टिक्स हैं वो अच्छे रहें। लेकिन जब तक कि हम केस नहीं रजिस्टर कराएंगे, जब तक कि हम इसको इंपॉर्टेंस नहीं देंगे रोड एक्सीडेंट्स को, ये सोल्यूशन नहीं होगा। जी चलिए, हमारे 2 संवाददाता शलभ और साहिल इस वक्त हमारे साथ हैं। शलभ के पास सबसे पहले हम चलते हैं, क्योंकि वो मौजूद है लखनऊ में, हजरतगंज क्रॉसिंग पर मौजूद है। बहुत ही बिजी और वीआईपी एरिया है यहाँ पर, लेकिन फिर भी यहाँ पर देखा गया है हादसे होते रहते हैं। शलभ, बिल्कुल, मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाऊं। ये हजरतगंज है, लखनऊ का सबसे पॉश एरिया और सबसे कह सकते हैं वीवीआईपी एरिया है। विधानसभा बिल्कुल यहाँ के बगल में है, मुख्यमंत्री आवास बिल्कुल करीब में है, यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर। और सबसे ज्यादा जो ट्रैफिक पुलिस का जो कंसंट्रेशन रहता है वो इसी चौराहे पे रहता है। मुंबई में जो घटना हुई है उसके बाद से उत्तर प्रदेश सरकार ने भी एडवाइजरी जारी की है, और आप देख सकते हैं कि लगातार जो ट्रैफिक पुलिस के लोग हैं वो चेकिंग कर रहे हैं। जो सीट बेल्ट जिन लोगों ने नहीं बांधी है उनको पकड़ा जा रहा है, उनको रोका जा रहा है, उनसे पूछा जा रहा है कि आपने सेफ्टी के लिहाज से सीट बेल्ट क्यों नहीं बांधी। आपको
आपको दूसरी तस्वीरें दिखाएं कि एक तरफ लोगों ने गाड़ियों में जो शीशे लगा रखे हैं, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि किसी भी तरह का शीशे पर फिल्म नहीं होनी चाहिए, वो फिल्म भी उतारी जा रही है। आपसे भाई साहब जानना चाहेंगे, आप सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये फिल्म नहीं होनी चाहिए, फिर भी क्यों लगा के घूमते हैं? हमें पता नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई डायरेक्शन दिया है। इस बारे में पब्लिक को इन्वायरमेंट होना चाहिए कि पब्लिक को जागरूक करना चाहिए, जिससे कि जो व्हीकल्स के ओनर हैं, गलती हुई आपसे? नहीं, अगर ऐसा है सुप्रीम देखिए ये मान रहे हैं कहीं ना कहीं इनसे गलती हुई, और लगातार ट्रैफिक पुलिस यहाँ पर भी देखिए एक सज्जन को रोक रखा है पुलिस ने। इनसे पूछ रहे हैं कि आपने सीट बेल्ट क्यों नहीं बांधी थी? आप भाई साहब आपने सीट बेल्ट क्यों नहीं बांधी? आपकी सिक्योरिटी के लिए ही पुलिस कहती है। जी सर, अब लगाए हुए आज गलती हो गई, हमने कब गलती नहीं होगी। क्या किस तरह की दिक्कतें आती हैं आप लोग देखते हैं? बेल्ट से मैं ये कहना चाहता हूं कि जब भी ड्राइवर लेफ्ट या राइट टर्निंग करता है तो अपना डिसबैलेंस हो जाता है, जिसमें कि दुर्घटना होने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो आगे बैठते हैं वो कंफर्म सीट बेल्ट लगाएं, और सीट भी दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। तो देख सकते हैं ट्रैफिक पुलिस पूरी तौर पर मुस्तैद, और सबसे ज्यादा वीवीआईपी एरिया यहाँ पर पुलिस के भी जो लोग हैं वो यहाँ पर आप देखेंगे सीओ हजरतगंज है दिनेश यादव साहब। ये जो मुंबई में घटना हुई है उसके बाद किस तरह के यहाँ पर ताकीद दी जा रही है, किस तरह के जो ट्रैफिक पुलिस है और पुलिस है वो क्या रोल प्ले कर रही है? हम लोग एजुकेट कर रहे हैं कि भाई सीट बेल्ट लगा के चलिए। अभी चूंकि माननीय मंत्री जी के साथ एक घटना हुई है, तो वो एक एग्जाम्पल है इनके लिए, इनको बताने के लिए आसान हो जाता है कि साहब आप भी ऐसा ही करें, ऐसा ना करें कि जिससे आपकी जीवन है वो असुरक्षित हो जाए। तो आप सीट बेल्ट लगा के चलें। जी चलो, बिल्कुल आप देख सकते हैं किस तरह का यहाँ पर जो यूपी पुलिस है और जो ट्रैफिक पुलिस है यूपी की, वो लगातार अपनी कवायद में जुटी है और लगातार यहाँ पर चेकिंग चल रही है इस घटना के बाद जो मुंबई में हुई है। बैक टू स्टूडियो। बिल्कुल बिल्कुल, और हमारी ये मुहिम भी हम लगातार कह रहे हैं कि लोगों के लिए, आपके लिए है, किस तरीके से सड़क दुर्घटनाओं में आप अपनों को गंवाने से बच सकते हैं। थोड़ी सी सावधानी बस आपको बरतनी है। उत्तर प्रदेश का दूसरा शहर है नोएडा, हम आपको वहीं लिए चलते हैं जहां पर हम कुछ देर पहले साक्षी मेरी सहयोगी वहां पर मौजूद थी। साहिल इस वक्त वहां से हमारे साथ जुड़ गए हैं। और साहिल, हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि हमने नोएडा का जिक्र खासतौर पर इसलिए किया था, एनसीआर इलाके में आता है, दिल्ली में ट्रैफिक रूल्स फॉलो होते हैं, नोएडा के अंदर जैसे ही गाड़ी जाती है हेलमेट उतर जाता है और सीट बेल्ट उतर जाती है, किसी का खौफ डर कुछ नहीं रहता है लोगों को। जी बिल्कुल ठीक कहा नवजोत आपने। दिल्ली और नोएडा के बीच में ही हमें इतना डिफरेंस पता चल जाता है। जहां दिल्ली में कहीं ना कहीं डर रहता है कि कहीं ना कहीं चालान ना हो जाए, तो रोड पे निकलते हुए लोग हेलमेट पहन लेते हैं, वो हेलमेट नोएडा में आते ही उतर जाते हैं। लेकिन एक और मुद्दा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो है कि अगर कोई बंदे की दुर्घटना हो जाती है और अगर वो घायल हो जाता है तो उसे क्या हेल्प पहुंचाई जा सकती है? डॉक्टर नहीं, उसके आसपास जो लोग हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे कहते हैं रैपिड ट्रॉमा केयर, तुरंत हेल्प पहुंचाना। और इसी क्षेत्र में जो बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं वो है सेव लाइफ फाउंडेशन। उसी की टीम मेरे पीछे रेडी है। अभी उनको हम कहेंगे थोड़ी देर में कि वो एक डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाए, लेकिन उससे पहले मैं जाना चाहूंगा रितिका के पास, जो सेव लाइफ टीम की ही है। और मैं इनसे रितिका जायसवाल से ये पूछूंगा कि रितिका ये बताइए कि सबसे तुरंत हेल्प पहुंचाना कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए, अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो उसमें एक जो पहला घंटा होता है उसको हम गोल्डन आवर कहते हैं, और उस टाइम अगर किसी भी व्यक्ति को, घायल व्यक्ति को मदद दी जाए तो उसके बचने की चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जी तो रितिका, मैं बस आपकी टीम को एक अनुरोध करूंगा कि वो अपना कार्य शुरू करे। अब हम आपको दिखाएंगे और रितिका हमें एक्सप्लेन करेगी कि कैसे अगर कोई बंदा घायल हो जाए तो उसे उठाया जाए। जी रितिका, तो आप बताइए, एक्सप्लेन करिए प्रोसेस। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक घायल व्यक्ति पड़ा हुआ है, यहाँ पे एक घायल व्यक्ति पड़ा हुआ है। इसकी गर्दन को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले उसके गर्दन को, उसके सर्वाइकल कॉलर को पकड़ के उसके गर्दन को लॉक करेंगे दोनों हाथों की मदद से, और फिर उसके बाद उसको न्यूट्रल पोजीशन मतलब वो सीधा है, उसके बाद उसको नीचे। और ये बात हमेशा ध्यान रखें, कोई भी स्ट्रेचर इंसान स्ट्रेचर के ऊपर नहीं जाएगा, स्ट्रेचर उसके नीचे आएगी। तो इस तरीके से गर्दन का केयर करते हुए, और ये लूज पेपर देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, हम ये न्यूनतम मदद किस तरीके से पहुंचा रहे हैं। ये जो गर्दन है, गर्दन की देखभाल बहुत जरूरी है। तो गर्दन को हम कैसे मुड़ने से या कैसे हम स्टेबलाइज कर सकते हैं, तो स्टेबलाइज करने का एक तरीका है ये नेक कॉलर, जो कि न्यूज़पेपर से बनाया जा सकता है। जी
ये बताइए रितिका, ये नेक इतना इंपॉर्टेंट एरिया क्यों है, इसको इतना डेलिकेट क्यों माना जा रहा है? देखिए, नेक की इंजरी जो होती है वो जनरली लोगों को दिखती नहीं है। वो लोगों को ये लगता है कि यहाँ पे जहाँ पे ज्यादा खून आ रहा है वहां पे ज्यादा चोट लगी है, लेकिन नेक जो सबसे डेलिकेट पार्ट है बॉडी का, वहां पे लोगों को कुछ नहीं दिखता। अब ये जब नेक इंसान कहीं पे भी जब एम्बुलेंस या कोई भी मदद करता है तो नेक को भूल के जहां पे ध्यान देता है वो है ब्लड जहां पे आ रही है। तो इसलिए तो नवजोत, हमने सीखा कि कैसे आप एक घायल व्यक्ति को उठाया जाए, तो यही चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं अभी हमने सुना लोग हिचकिचाते हैं, लेकिन हिचकिचाहट एक तो होती है कि पुलिस का डर, और दूसरा हम क्या करें, क्या कर सकते हैं। तो सेव लाइफ फाउंडेशन उस एरिया में काम कर रहा है। बिल्कुल, और सबसे पहले प्राथमिकता क्या होनी चाहिए, किस तरीके से मरीज को ले जाया जाना चाहिए अस्पताल, ये सेव लाइफ फाउंडेशन के जो वॉलंटियर्स हैं उन्होंने हमें बताया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। हमारी ये खास मुहिम ए भाई जरा देख के चलो इस ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी, जो है खास आपके लिए। ए भाई जरा देख के चलो, सड़क सुरक्षा को लेकर हमारी ये खास मुहिम जारी है। IBN 7 की खास मुहिम है और CNBC आवाज के दर्शकों का भी स्वागत है। गोल्डन आवर की बात हम यहां पर कर रहे थे, यानी कि दुर्घटना के बाद का वो 1 घंटा किसी भी इंसान की जान के लिए सबसे ज्यादा कीमती होता है, और इस घंटे में अगर उसको सही मदद मिल जाए तो उसकी जान बचाई जा सकती है। चलते मेरे सहयोगी हिमानी के पास, जो बता रही कि किस तरह से हम दुर्घटना में मरने वालों की तादाद में कमी ला सकते हैं। और आइए अपने इस पड़ाव में हम बात करते हैं गोल्डन आवर्स की। गोल्डन आवर यानी कि वो शुरुआती घंटा एक्सीडेंट के बाद से जिसमें आप उस शख्स की जान बचा सकते हैं जो उस वक्त एक्सीडेंट जिसका हुआ है। गोल्डन आवर की हम यहां पर बात कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। शुरुआती 1 घंटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और कोशिश ये होनी चाहिए कि 50% लोग ऐसे जो गोल्डन आवर जो शुरुआती पीरियड होता है उसमें बचाए जा सकते हैं। कोशिश ये हो कि दुर्घटना के जब कुछ ऐसी हुई है और आपने देख लिया है तो देखते ही मदद के लिए आप आगे आए, आप इग्नोरेंट बिल्कुल ना हो। पुलिस केस के डर से जख्मी को यूं ही वहां पर ना छोड़ दे। पहले घंटे में जख्मी को जल्द से जल्द अस्पताल तक पहुंचाया जा सके ताकि उसको प्राथमिक उपचार दिया जा सके। कोशिश ये करें कि जो भी घायल है उसमें उस दौरान एक्सीडेंट जिसका हुआ है उसका खून कम से कम बहे। इसके लिए आप ये कर सकते हैं, जो कुछ बेसिक चीजें होती है कि गाड़ी में आप फर्स्ट एड किट रख सकते हैं, कुछ बेसिक दवाई जो हैं वो आप अपने साथ रख सकते हैं। सांस बंद होने पर जख्मी को मुंह से सांस आप दे सकते हैं ताकि ये कुछ छोटी छोटी ऐसी चीजें जिससे जो भी जख्मी है उसकी जान को बचाया जा सके। एम्बुलेंस और पुलिस को तुरंत फोन किया जा सके ताकि तुरंत उसको वो सुविधा वो व्यवस्था मिल सके। बहुत शुक्रिया हिमानी मेरी सहयोगी बता रही थी किस तरीके से फर्स्ट एड सबसे पहले दी जा सकती है। डॉक्टर पवार, सबसे पहला काम जो करना चाहिए, हालांकि वॉलंटियर्स ने बताया, और गर्दन का एरिया क्योंकि बहुत सेंसिटिव होता है इसके बारे में भी उन्होंने बताया। मैं एक क्वेश्चन बस आपसे जानना चाहूंगी, पहला स्टेप क्या होता है? अगर आप गाड़ी में मौजूद हैं जिसका एक्सीडेंट हुआ है, सबसे पहले स्टेप तो पहले आप अपने आप को देखिए आपको कोई चोट तो नहीं है। दूसरा स्टेप 100 नंबर पे फोन कीजिएगा। तीसरा स्टेप जो सबसे ज्यादा बीमार आदमी लग रहा है, जो सबसे ज्यादा चुप है, उसको आप देखिएगा पहले, क्योंकि प्रोबेबली उसको सबसे ज्यादा चोट है। और जो एक्सीडेंट में चोट जो घातक हो सकती है वो हेड इंजरी। कई बार मेंटल शॉक में भी लोग चले जाते हैं। हाँ, लेकिन हेड इंजरी में आप उसको देख लीजिए। मेंटल शॉक में तो थोड़ी देर में निकल आएगा, उसका ग्रॉस एग्जामिनेशन कीजिए, नेक देखिए, नेक का मूवमेंट ज्यादा ना हो क्योंकि नेक इंजरी, सर्वाइकल इंजरी पेशेंट को ज्यादा इंजर्ड कर सकती है। तीसरा, कोई वाइटल उसमें उसका पल्स आप देख सकते हैं कि पल्स चल रहा है या नहीं। चौथा चीज जो है, आप उसको धीरे धीरे आप अपने आप को निकालिए, फिर इंजर्ड को उस साइड से धीरे धीरे निकालिए, बहुत ज्यादा मूवमेंट ना हो। जी डॉक्टर बलूजा, आपने एक बात का जिक्र किया था कि 100 नंबर हर जगह पर मौजूद नहीं होते, लेकिन ऐसे में सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? जो फर्स्ट एड की जिसको ट्रेनिंग न हो, जो न समझ पाए तो न दें ट्रेनिंग। कोशिश यही होगी ये एक्सीडेंट, इससे कोई बड़ा एक्सीडेंट और ना हो जाए, तो हल्का सा कहीं पे उसको कोई वार्निंग साइन हो कि ये एक्सीडेंट से दोबारा कोई दूसरा एक्सीडेंट ना हो। पुलिस को फोन करना, रीच आउट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जानते हो फर्स्ट एड की ट्रेनिंग तो ही दें, नहीं तो बहुत गड़बड़ होती है। ऐसे लोग जाके कोशिश करते हैं देने की ट्रेनिंग, उठा लेते हैं, गाड़ियों में ले आते हैं
और वो काफी इंजर कर देते तो हैं। मतलब patients सबसे को पहले सीधा आप अस्पताल ले जाना है। अस्पताल। लेकिन जब सड़क पे एक एक्सीडेंट होता है तो बहुत बारी हमने देखा है कि इस एक्सीडेंट की वजह से एक दूसरा एक्सीडेंट हो जाता है। गाड़ी खड़ी रहती है, दूसरी या एक्सीडेंट फिर देख लोग नहीं देखते पाते, देखते उसी एक्सीडेंट को आगे जा रहे होते हैं और फिर अगला एक्सीडेंट। तो वहां पे किसी तरीके की वार्निंग साइंस, हमारे कोई वार्निंग ट्रायंगल, कोई सफेद कपड़ा, कोई वहां पे खड़े होके कि भाई उसके ऊपर कोई एक्सीडेंट दोबारा ना हो, ये बहुत जरूरी है। जी जी हम तो गोल्डन आवर की जब हम बात कर रहे हैं तो एक जो मेरे माइंड में सबसे पहले बात आती है कि ट्रेनिंग नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है कि वो गोल्डन आवर में करना क्या है, व्हाट इज द फर्स्ट एड दैट हैज टू बी प्रोवाइडेड। तो ये एक बहुत बेसिक चीज जो हमें शुरू करनी चाहिए, अवेयरनेस अबाउट द फर्स्ट एड। द फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, जैसे ही एक्सीडेंट हुआ क्या करना चाहिए, ये एक एजुकेशन जो है या स्कूल्स में कॉलेजेस में कहीं पढ़ाया नहीं जाता है, कहीं बताया नहीं जाता है। तो ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू किया जाए जिसमें लोगों को बताया जाए कि फर्स्ट एड क्या है, और एक्सीडेंट के केस में स्पेशली जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि कैसे नेक को पहले सीधा रखना चाहिए, तो वो एक जरूरी चीज है और वो लोगों तक पहुंचाई जाए, स्कूल्स, कॉलेजेस, ऑफिसेज या ऑन रोड एक्टिविटीज करके वो हमें लोगों तक पहुंचानी चाहिए। जी, तो फर्स्ट एड क्या होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। सबसे पहले आप क्या करें और खास तौर पर ट्रॉमा सेंटर किस तरीके से लेकर जाना चाहिए पेशेंट को जल्दी से जल्दी। और एक और खास बात डॉक्टर बलूजा ने बहुत सही कही है कि अगर आपको फर्स्ट एड नहीं आती तो बिल्कुल भी अपनी तरफ से कोई भी इनिशिएटिव मत लीजिए, कोशिश ये कीजिए कि जल्दी से जल्दी आप पेशेंट को सबसे पहले नजदीकी अस्पताल में ले जाएं। तो IBN 7 की खास मुहिम ए भाई जरा देख के चलो, जो है रोड सेफ्टी से जुड़ी हुई और है खास आपके लिए। हमारी ये मुहिम जारी रहेगी इस ब्रेक के बाद। Unmatched driving experience with a big, beautiful, efficient Renault Duster. चले जाइए, आपको उसके बाहर दलाल I just went और हम अपने shopping. आधे घंटे में आखिर ट्रैफिक नियमों का पालन क्यों नहीं किया जाता, कहां कहां इसकी जड़ें हैं और किस वजह से नियमों का पालन लोग नहीं करते हैं, कारण क्या है, वजह क्या है। हमने अभी तक ट्रॉमा सेंटर्स की बात की है और आगे हम इसके तमाम पहलुओं पर भी चर्चा करेंगे। IBN नेटवर्क की सड़क सुरक्षा मुहिम। ए भाई जरा देख के चलो में अब देखेंगे सड़क हादसों का करप्शन कनेक्शन। सड़कों पर दम तोड़ती जिंदगी की एक बड़ी वजह है करप्शन। करप्शन होता है फर्जी लाइसेंस बनाने में, करप्शन होता है गाड़ियों की चेकिंग के दौरान, करप्शन होता है भारी गाड़ियों को परमिट देने में। अनगिनत हादसों में यह बात सामने आ चुकी है कि आरोपी फर्जी लाइसेंस पर गाड़ी चला रहा था। सड़कों पर अंधाधुंध चलने वाले ट्रकों और बड़ी गाड़ियों को चंद रुपए देकर इंसान को रौंदने की छूट मिल जाती है। ये करप्शन नहीं तो क्या है। अगर हमें अपने देश सड़क हादसों पर लगाम लगानी है तो पहले खुद को सुधारना होगा, करप्शन को खत्म करना होगा। इस आधे घंटे बाद सड़कों पर कत्लेआम मचाते करप्शन की। तो हमारी ये साझा मुहिम जारी है IBN 7 की ये खास पेशकश, जिसमें हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से जरा सी सावधानी अगर आप बरतें तो आप अपनी और अपनों की जान बचा सकते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है, कई बार हम जल्दबाजी में होते हैं, कई बार ये होता है कि सही समय पर इलाज नहीं मिल पाता। और सबसे बड़ी वजह जिसका जिक्र हम अभी करने जा रहे हैं वो है फर्जी लाइसेंस का जाल, भ्रष्टाचार और किस तरीके से ड्राइवर सही तरीके से प्रशिक्षित नहीं हो पाते। इन सब का जिक्र हम करेंगे। फिलहाल दो खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। हम आपको बता दें कि इस वक्त हमारे साथ अमित हैं और साथ ही साथ हमारे साथ इस वक्त, माफ कीजिएगा, डॉक्टर अजय पवार इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत है। और अमित हमारे साथ है। दोनों से हम चर्चा तो करेंगे किस तरीके से भ्रष्टाचार भी यहाँ पर पनपा हुआ है। लेकिन पायल मेरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं। पायल के पास हम पहले चलते हैं। पायल, हम आपसे जानना चाहेंगे, दिल्ली में आप मौजूद हैं, लेकिन बड़ा सवाल दिल्ली की है अगर हम खास तौर पर बात करें,
बहुत बार देखा गया है आरटीए ऑफिस के बाहर किस तरीके से लंबी लाइनें दलालों की लगी होती हैं और यहां पर लोग तो सीधे तौर पर कहते हैं कि भाई हम 500 रुपया देंगे और लाइसेंस बनवा लेंगे। जी नवजोत, बिल्कुल आपने सही कहा कि दलालों की लाइन लगी होती है लाइसेंस जहां बनते हैं उसके बाद, लेकिन एक वजह यह भी है कि हर दिन 300 मौतें होती हैं सिर्फ और सिर्फ भारत में, हर 3 मिनट में एक सड़क हादसा होता है। इस वक्त हम ड्राइविंग एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मारुति सुजुकी में खड़े हैं। हमारे साथ महेश राजौरिया सर हैं, डायरेक्टर हैं यहाँ पे। वो सर, हमने देखा है कि फर्जी तरीके से लाइसेंस बनाए जाते हैं और कई जो ड्राइवर्स होते हैं जिनको ड्राइव करना नहीं आता, वो लोग ड्राइविंग टेस्ट भी नहीं देते, फिर भी उनके पास लाइसेंस होता है। तो कितनी बड़ी वजह आप इसको मानते हैं हादसों के लिए? हादसों के लिए जो सबसे बड़ी वजह हम मानते हैं वो लोगों के पास सही प्रशिक्षण न होना। हमारे पास ड्राइविंग स्कूल्स हैं, मगर जो लोग हैं, नागरिक हैं, वो ज़्यादातर ये जो इनफॉर्मल वे में गाड़ी चलाना सीखते हैं, जिसमें स्टीयरिंग और गियर चेंज करना ही सीख पाते हैं। सर, एक बहुत बड़ी वजह है कि जैसे हम सिंबल्स यहाँ पर देख रहे हैं, बहुत से जो ड्राइवर्स होते हैं उनको ये सिंबल्स नहीं मालूम होते। जो लोग बहुत सालों से गाड़ी भी चला रहे हैं, उनको भी ये सिंबल्स, बहुत सारे सिंबल्स जो हैं वो मालूम नहीं होते और कई बार ये वजह भी होती है कि सड़क हादसे इससे होते हैं। बिल्कुल सही। एक्चुअली ये जो सिंबल्स हैं ये बताते हैं कि सड़क पर जब आप जा रहे हैं तो आगे आपको किस तरह की सिचुएशन मिलने वाली है, सो दैट ड्राइवर जो है वो उसके लिए तैयार हो जाए और अपनी गाड़ी को उस हिसाब से कंट्रोल कर ले। अब ये जो नॉलेज है, ये नॉलेज ज्यादातर जो लर्नर ड्राइवर होते हैं उनको नहीं मिलती है। सर, आपको क्या, आप जो यहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं, सिमुलेटर के जरिए ट्रेनिंग दी जाती है, तो आपको क्या लगता है कि सही प्रशिक्षण से ये जो हादसे हैं उनमें कमी ला सकते हैं? ऐसा है, जो ड्राइविंग ट्रेनिंग है वो 3 कंपोनेंट से बनी होती है। पहली चीज होती है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, जो कि सड़क पे सीखी जाती है। दूसरी होती है कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में सिमुलेटर ट्रेनिंग, जो कि आदमी को बड़ी सेफ मेथड से ड्राइविंग ट्रेनिंग सीखने में मदद करती है। और तीसरी चीज होती है, जैसा आपने ट्रैफिक सिंबल्स के बारे में बताया, तो ट्रैफिक सिंबल्स हुए, लॉ हुआ, एक्सीडेंट की जो परिस्थितियां कैसे उत्पन्न होती है, किस तरह से ड्राइवर को रिएक्ट करना चाहिए। सीट बेल्ट के बारे में भी आप बोल रहे थे। हाँ, सीट बेल्ट के बारे में देखिए, जैसे मशीन जो हमें सिखाती है ड्राइविंग कैसे सीखी जाए, बट यहाँ पे बैठते वक्त मैंने सीट बेल्ट लगाई। नाउ एक्चुअल गाड़ी पे भी सब लोगों को सीट बेल्ट लगानी चाहिए, बिकॉज ये एक ऐसा सेफ्टी इक्विपमेंट है जो कि आपकी जान बचाने में मदद कर सकता है। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग इसको एक तरह का बर्डन मानते हैं, बट ये बर्डन न होके एक सेफ्टी टूल है जो हर एक गाड़ी में प्रोवाइड किया जाता है। पीछे की सीट पे भी जो बेल्ट है लगाने। इसके जरिए समझाना चाहेंगे कि किस तरीके से आप ट्रेनिंग देते हैं और कितना जरूरी है सही प्रशिक्षण की? देखिए, जो हमारे यहाँ सड़क हादसे होते हैं उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है वो होता है प्रशिक्षण। लोगों के पास प्रशिक्षण नहीं होता है, बट हमने मारुति सुजुकी में इस तरह का करिकुलम तैयार किया है जो हमारे 300 से ज़्यादा ड्राइविंग स्कूल में एस्टैब्लिश्ड है। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ साथ हम एक ऐसी मशीन को यूज़ करके लोगों को ये सिखाते हैं कि सड़क पे किस तरह की सिचुएशंस उनको मिल सकती है, सो दैट वो मेंटली उसके लिए तैयार रहें। और उसके साथ साथ एक्चुअल गाड़ी पे बैठ के जो आदमी सीखता है गाड़ी चलाना, वो दूसरों के लिए और खुद के लिए, दोनों के लिए खतरा होता है। सिमुलेटर पे जब गाड़ी सीखा जाती है तो ऐसे खतरे की बिल्कुल संभावना नहीं होती है। सर, आपको लगता है कि लोग संजीदा कम हैं ट्रैफिक नियमों को लेकर और लाइसेंस बनवाने के खासतौर पर धांधली होती है, उसमें करप्शन देखा जाता है? देखिए, ये सब चीज़ें तो होती ही हैं, बट जो हमें एज ए सिटीज़न ये करना चाहिए, सब सिटीजन्स की ये ड्यूटी होनी चाहिए कि किसी भी मशीन को काम में लेने से पहले उसको चलाने का प्रॉपर तरीका सीखा जाए। सरकार के द्वारा स्थापित बहुत सारे ड्राइविंग स्कूल्स हैं, वहाँ पे प्रशिक्षण लिया जाए और सही तरीके से गाड़ी चलाना सीखा जाए, अपनी नॉलेज बढ़ाई जाए ट्रैफिक नियमों के बारे में, जो सड़क पे जो दुर्घटनाएं होती हैं वो किन वजहों से होती है उसके बारे में, सो दैट वो खुद भी सेफ रहें और जो सड़क पे दूसरे जो चलने वाले पेडेस्ट्रियन या साइकिल या रिक्शा वाले, उनकी भी सेफ्टी हो। सर, जब भी कोई ड्राइवर कार में बैठता है, सबसे पहले उसको क्या करना चाहिए? आप पूरी एक डेमो करके दिखाइए इस पर। देखिए, जैसे ही आदमी गाड़ी चलाने के लिए
गाड़ी के अंदर घुसता है, बैठता है, तो सबसे पहला काम होता है सीट बेल्ट लगाना। और गाड़ी को स्टार्ट करने से पहले वो देखे कि उसके साथ में जो भी पैसेंजर हैं, चाहे वो आगे हैं या पीछे हैं, वो भी बैठ चुके हैं, दरवाजे उन्होंने बंद कर लिए हैं और सीट बेल्ट लगा लिए। सब सीट बेल्ट लगा लें, उसके बाद ही वो गाड़ी को स्टार्ट करे और चलना चालू करे। अगर कोई सीट बेल्ट नहीं लगाता है तो ड्राइवर को मना कर देना चाहिए कि मैं गाड़ी नहीं चला सकता। तो जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे तो एक जैसे गाड़ी होती है उस तरह से ये स्टार्ट होता है। और उसके बाद इसमें अलग अलग तरह की सिचुएशंस आती है। इस मशीन में हम ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करते हैं जैसे बारिश हो रही है ना, बारिश में ये बारिश होते वक्त क्या क्या परेशानियां वो पैदा होती हैं वो उस आदमी को पता होना चाहिए। तो ये मशीन उसको कोशिश करती है बताने की कि किस तरह से ऐसी सिचुएशंस में। सर, ये जो पीछे वाली सीट में बैठते हैं क्या उनको भी ये सीट बेल्ट लगाना चाहिए? जी बिल्कुल, पीछे वाली सीट पे भी सीट बेल्ट लगाना चाहिए। बिकॉज जैसा अभी एक हादसा हुआ है उसमें जो एक्सीडेंट हुआ है वो दूसरी गाड़ी ने पीछे की तरफ ही टक्कर मारी थी। तो पीछे बैठने वाले जो भी पैसेंजर हैं उनको भी सीट बेल्ट लगाना चाहिए जिससे कि वो उस तरह से सेफ है। अब ये देखिए जैसे बारिश का मौसम है और ये Let's go to the petrol pump first to fill some fuel. ना ये चल पड़ा है और मैंने गियर लगाया है और ये जैसे मूव हो रहा है। अब बारिश हो रही है तो मेरे को यहाँ पर वाइपर ऑन करना चाहिए, सामने गाड़ी के सामने बिल्कुल सामने की तरफ देखकर और चलानी चाहिए। तो ये पूरा जो सिमुलेशन का सिस्टम है ये अच्छी तरह से आपको बताता है कि किस तरह से गाड़ी को सेफली चलाना चाहिए, कब गियर चेंज करना चाहिए, क्लच, ब्रेक, पैडल, एक्सीलरेटर को कैसे यूज करना चाहिए, सामने आने वाले व्हीकल के साथ कैसे ट्रीटमेंट करना चाहिए, वो सारी चीजें इस पे सिखाई जाती हैं। सर, आपको क्या लगता है कि इस सड़क पर प्रशिक्षण लेने से पहले ये गाड़ी सीखने से कुछ ज्यादा फायदा होता है? बिल्कुल, बहुत ज्यादा फायदा होता है। इनफैक्ट जो लर्नर होता है, जो पहली बार गाड़ी चला रहा होता है, वो कभी भी कॉन्फिडेंट नहीं होता है इस बारे में कि वो गाड़ी को चला पाए। तो होता है कि वो खुद के लिए भी खतरा होता है और जी बिल्कुल दूसरों के लिए भी खतरा होता है। तो जैसा आपने देखा कि डायरेक्टर साहब भी कह रहे थे कि संजीदा होने की जरूरत है ट्रैफिक नियमों को लेकर, और साथ में जरूरत है कि जब आप लाइसेंस लेने जाए तो आप खुद भी वहां पर जाए और अपने नाम से ही लाइसेंस ले और खुद वहां जाके ड्राइविंग टेस्ट दे, क्योंकि आप अगर खुद टेस्ट नहीं दे रहे तो आप भी एक पोटेंशियल थ्रेट हैं सड़क पर हादसे के लिए। नवजोत, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया पायल, लेकिन होता ऐसा नहीं है। लाइसेंस ऐसे ही मिल जाते हैं, पैसे दीजिए और लाइसेंस आराम से ले लीजिए। और ड्राइविंग टेस्ट की जिसका बहुत अच्छे तरीके से आपने यहाँ पर एक्सप्लेन किया किस तरीके से ये ड्राइविंग टेस्ट देना जरूरी है, क्योंकि ये हमारे लिए फायदेमंद है और हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन इस तरह के टेस्ट मुझे लगता नहीं है कि लोग यहाँ पर देते हैं। इस वक्त हमारे साथ पूर्व IPS ऑफिसर और सोशल एक्टिविस्ट किरण बेदी भी जुड़ गए। किरण जी, बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी क्योंकि आप IBN 7 की इतनी बड़ी मुहिम में जुड़ रही है जो कि पूरे देश में हमने चलाई है और दिन भर ये मुहिम चलती रहेगी। बहुत बहुत स्वागत है किरण जी आपका। धन्यवाद जी। किरण जी, मेरा पहला सवाल, हालांकि अगर हम ट्रैफिक नियमों की बात करें, डिसिप्लिन के लिए तो आप बहुत जानी जाती हैं और यकीनन ना आपके मुकाबले शायद कोई भी नहीं है जिस तरीके से अगर हम डिसिप्लिन की बात करें, खासतौर पर ट्रैफिक नियमों की बात करें। यहां पर सवाल बड़ा ये है कि भ्रष्टाचार क्योंकि बहुत ज्यादा है, फर्जी लाइसेंस बहुत ज्यादा है, ड्राइवर्स को ट्रेनिंग ठीक से नहीं दी जाती, लोगों को सड़क के बारे में, सड़क सुरक्षा के बारे में नॉलेज ही नहीं है और यही वजह है कि इतने सारे हादसे होते हैं। मुझे इधर आना बंद हो गया। किरण जी, मेरी आवाज आप सुन सकती हैं? चलिए, किरण जी से लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा, कोशिश हम करेंगे, आवाज ठीक से नहीं सुन पा रही। हम आपसे जानना चाहेंगे, अमित, मैं आपसे जानना चाहूंगी, बड़ा सवाल यही है कि भ्रष्टाचार, अब बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने समझाया कि कैसे आप ट्रेनिंग ले सकते हो उसके बाद जा सकते हैं, लेकिन ये ट्रेनिंग तो होती ही नहीं ना, पैसे